जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यूजी सेमेस्टर 5 की वीडियो है और जिसमें हम कारपोरेट अकाउंटिंग का जो पेपर है आपके सामने रखे हुए हैं और ये दिसंबर 2023 यानी कि अब आपका एग्जामिनेशन बिल्कुल क्लोज में है। इसमें कारपोरेट अकाउंटिंग का पेपर कोड C010501T यहाँ पर लिखा हुआ है। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ पेपर दिखाएंगे और इसमें कितने न्यूमेरिकल आते हैं, कितनी थ्योरी आती है, वह आपको दिखाया जाएगा। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर का पैटर्न आखिर क्या होता है, कितने नंबर की थ्योरी और कितने नंबर का न्यूमेरिकल आता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पूरी तरह से थ्योरी बेस्ड ही होकर जाते हैं, यानी उनका पूरा नज़रिया यही होता है कि हम थ्योरी करेंगे, न्यूमेरिकल तो पढ़ना ही नहीं है। लेकिन नौकरी जो चाहिए वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फाइनेंशियल अकाउंटेंट बनना है, फाइनेंशियल मैनेजर बनना है, फाइनेंस मैनेजर बनना है, MBA करके बहुत अच्छी पोस्ट लेनी है। अरे बिना न्यूमेरिकल पढ़े, बिना सवाल को जाने आप अच्छी पोस्ट ले कैसे लोगे? वहाँ भी तो नॉलेज ही पूछी जाएगी। चलिए वो तो आपकी अपनी मर्जी है। फिलहाल न्यूमेरिकल और थ्योरी में कितना भाग न्यूमेरिकल का, कितनी थ्योरी आती है, वो इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ है और पांचों क्वेश्चन करना जरूरी है और 3 नंबर का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। 75 वर्ड में एक क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है आपको देना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ इशू ऑफ डिबेंचर ऑन एज कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋणपत्रों के निर्गमन को संक्षेप में समझाइए। दूसरा प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय डिविजिबल प्रॉफिट, विभाजन योग्य लाभ से आप क्या समझते हैं, यानी उसका मतलब क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स, यानी अंशों के उचित मूल्य से आपका क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण के प्रमुख उद्देश्य बताइए। और 5वां प्रश्न है इसमें, सहायक कंपनी के अधिग्रहण से पूर्व के लाभ एवं संचय, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। अब भाई एक क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर इसमें न्यूमेरिकल सॉल्यूशन दोनों दिखाऊं तो ये घंटों का पेपर हो जाएगा। क्योंकि ये तो 3 घंटे का पेपर है, तो 3 घंटे की वीडियो अगर मैं आपको दिखा दूंगा तो आपको चक्कर आ जाएगा और आप दौरा पड़ जाएगा और आप बेहोश होने लगेंगे, अरे यार, फिर स्किप कर करके देखने लगेंगे। इसीलिए मैंने इसमें सॉल्यूशन नहीं बनाया, इसमें मैंने सिर्फ क्वेश्चन पेपर रखा, जिससे कि आप इसको पढ़ें, समझें और याद करें, और याद करके इसको खुद लिख के देख लीजिए कि आपको कितना याद करना है, कितने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको किस प्रकार देना होगा। अब इसमें पहुंचते शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, जिसमें लिखा हुआ है, द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ H लिमिटेड एंड S लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2023, ऑन विच डेट H लिमिटेड एक्वायर्स ऑल द शेयर्स ऑफ H लिमिटेड, यानी 31 मार्च 2023 को H लिमिटेड और S लिमिटेड के निम्न चिट्ठे हैं। इसी तिथि को H लिमिटेड ने S लिमिटेड के सभी अंशों को क्रय कर लिया। सभी अंशों को क्रय कर लिया यानी इन्होंने पूरे कंपनी के शेयर को खरीद ही लिया, तो इसका मतलब है पूरी तरह से ये कंपनी के मालिक ही बन गए। तो यहाँ पर H लिमिटेड और S लिमिटेड की बैलेंस शीट दी हुई है। अब इसको आप ध्यान से देख लीजिए, और इन्होंने कहा है प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, लास्ट में लिखा है मिश्रित चिट्ठा बनाइए। ये होल्डिंग कंपनीज वाले चैप्टर से रिलेटेड है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट इन डिटेल एंड इट्स मेथड ऑफ कैलकुलेशन, अल्पमत धारी अंशधारी के हित को विस्तार में समझाइए एवं इसके गणन की प्रक्रिया को समझाइए। इसमें आपको यह समझना होगा सबसे पहले अल्पमतधारी होता कौन है। भाई किसी कंपनी के 51% शेयर से ज़्यादा जिस कंपनी ने शेयर खरीद लिए वो होल्डिंग कंपनी हो गई, और जिस कंपनी के शेयर को खरीदा है वो हो गई सब्सिडरी कंपनी। तो जो सब्सिडरी कंपनी के 49% वाले लोग हैं वो अल्पमतधारी हो गए। उनके हित को विस्तार में समझाने के लिए बोल रहा है, यानी उनके फायदे की चीज़ों के बारे में। डिफाइन प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स विद सुटेबल एग्जाम्पल, उदाहरण दे करके बताना होगा कि प्रोराटा अलॉटमेंट आखिर होता क्या है, प्रोराटा आवंटन क्या होता है।
अगर आप 12वीं क्लास में पढ़े होंगे इस अकाउंट से इशू ऑफ शेयर वाला चैप्टर, तो उसमें प्रोराटा अलॉटमेंट में एक मतलब जो क्वेश्चन आता है प्रोराटा अलॉटमेंट वाला, उसको आपने अच्छी तरह करा होगा। अगर आपने करा है तो आपके लिए बेस्ट है, यानी कि फिर आप इसमें अवश्य थ्योरेटिकल पढ़ के आसानी से लिख सकते हैं और थ्योरी आपकी समझ में भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी सेक्शन में आने के बाद पहुंचते हैं, ये हमारा लास्ट सेक्शन है। इसमें कहा गया है भाई कि 5 प्रश्नों में से 3 ही प्रश्नों के जवाब देने होंगे। इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों लिखा हुआ है। अब कितनी थ्योरी आती है कितना न्यूमेरिकल आता है ये आपको यहाँ पर देखना होगा, यही इसीलिए मैंने इसको आपको दिखाने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 9 में एक्सप्लेन द रूल्स रिगार्डिंग द इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, गिव द जर्नल एंट्रीज दैट आर मेड इन दिस कनेक्शन, यानी शोध अधिमार अंशों के निर्गमन तथा शोधन संबंधी नियम बताइए। इसके संबंध में जर्नल लेखे किए जाते हैं, उन्हें भी समझा दीजिए, उन्हें भी बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि 1 जनवरी 2023 को वाई लिमिटेड ने 6% डिबेंचर 5 लाख रुपए का इशू किया। इसका रेडीमेबल एट पर ऑन 1 जनवरी 2028 को होगा। इशू किया 2023 में, रिडीम होगा 2028 में। इट वॉज डिसाइडेड टू इस्टेब्लिश सिंकिंग फंड फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन, इसके लिए सिंकिंग फंड बनाने की स्थापना करने के बारे में सोचा गया। अभी कह रहे हैं कि सो द लेजर अकाउंट इन दिस बुक ऑफ वाई लिमिटेड, इन द बुक ऑफ वाई लिमिटेड, इन्होंने कहा लेजर अकाउंट्स को दिखाइए वाई लिमिटेड की बुक में, और वो भी 5 ईयर्स। एज्यूम कर लीजिए कि जो एन्युटी अमाउंट है वो 5% इंटरेस्ट नेट, एंड दैट द अमाउंट एनुअली सेट असाइड फॉर द पर्पस इज रुपीज 90,412.50, प्रति वर्ष 90,412 रुपये 50 पैसे सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र होता है और 5% ब्याज प्रति वर्ष लगाया जाता है। 1 जनवरी 2023 को, अब तो ये हिंदी में लिखा हुआ है। अब हम पहुंचते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है एक्स लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 मई 2020 टू एक्वायर ए बिजनेस एज फ्रॉम 1 जनवरी 2020 द फर्स्ट अकाउंट वेर क्लोज्ड। इन्होंने कहा है कि जो इनका अकाउंट क्लोज हो रहा है वो 30 सितंबर 2020 को होता है। और ग्रॉस प्रॉफिट इस पीरियड का 42,000 रुपये है। डिटेल ऑफ अदर एक्सपेंसेस, अन्य खर्चों के बारे में भी बोला गया है, जिसमें जनरल एक्सपेंसेस 7200 का है, डायरेक्टर रिम्यूनरेशन 12,000 का है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 2,000 का है, रेंट अप टू 30 जून वाज ₹6,000 पर एनम, आफ्टर विच इट वाज इंक्रीज्ड बाई 40%। किराया इसका 30 जून तक 6,000 है, लेकिन उसके बाद ये 40% बढ़ा दिया जाएगा। इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से देख लिया है। सैलरी ऑफ द मैनेजर हु ऑन फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी had become a whole time director and whose remuneration has been given above was agreed to be remunerated at ₹5100 per annum, यानी जो प्रबंधक है मैनेजर, जो कि कंपनी के बन जाने पर एक पूर्णकालिक संचालक हो गया और जिसका पारिश्रमिक ऊपर दिया गया है, उसका वेतन 5100 रुपये प्रतिवर्ष था। कंपनी इंटर्ड ए यूनिफॉर्म ग्रॉस प्रॉफिट, the sales up to 30 September 2020 were ₹98,000. The monthly average of sales for the first 4 months of the year was 1/2 of the remaining period. So the profit and loss account and indicate how would you deal with the pre-incorporation results. इनकॉर्पोरेशन से पहले के परिणामों के बारे में आप क्या समझते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है व्हाट इज मीन्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। एक्सप्लेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इन डिटेल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड ऑन 31 दिसंबर 2023 वेर एज अंडर। 31 दिसंबर 2023 को एच लिमिटेड और एस लिमिटेड के चिट्ठे निम्न प्रकार हैं, जिसमें यह बैलेंस शीट गिवन है। ये बैलेंस शीट आपके सामने है एच लिमिटेड, उसकी एच लिमिटेड और एस लिमिटेड दोनों की, और यहाँ पर टोटल हो गया है। इसके बाद इन्होंने पूछा क्या है
इन्होंने कहा है शेयर्स वर एक्वायर्ड बाई एच लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 2023. बिल रिसेबल हेल्ड बाई एच लिमिटेड एक्सेप्टेड बाई एच लिमिटेड इंक्लूडेड इन डेटर्स ऑफ एच लिमिटेड इज ₹6,000 owing by H Limited in respect to goods supplied. Prepare consolidated balance sheet, assuming that the reserve of H Limited is for the pre-acquisition period. H Limited द्वारा 1 जुलाई 2023 को अंश अधिगृहीत किए गए H Limited के धारित प्राप्य विपत्र H Limited द्वारा स्वीकार कर लिए गए. H Limited के देनदारों में 6,000 रुपये के देनदार H Limited के हैं जो माल की पूर्ति से संबंधित हैं. मिश्रित चिट्ठा बनाइए यानी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, और यह मानते हुए कि एस लिमिटेड का संचय अधिग्रहण से पूर्व का है. इसका मतलब है ये होल्डिंग कंपनी के बारे में भी ये पूछा गया है क्योंकि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट उसी में बनाई जाती है. तो अगर आपने न्यूमेरिकल किया हुआ, अब देखो इसकी कंडीशन क्या है. अब क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन 5 है, सेक्शन 5 में एक थ्योरी का प्रश्न यहाँ पे दिया है. इसके बाद क्वेश्चन जो है थ्योरी का एक यहाँ पर दिया हुआ है. अरे भैया गुड़ शक्कर यहीं बिकेगा क्या? लेखांकन प्रमाप से आप क्या समझते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 का विस्तार से, ये 2 थ्योरी आई हुई है इसमें, बाकी 3 न्यूमेरिकल हैं. तो 5 क्वेश्चन इस प्रकार दिए गए हैं जिसमें आपको 3 क्वेश्चन तो करना ही, यानी एक न्यूमेरिकल फिर भी आपके जिम्मे फंस रहा है. इसलिए न्यूमेरिकल अगर आप छोड़ेंगे तो 15 नंबर आपका बंटाधार हो जाएगा. इसलिए न्यूमेरिकल तो आपको एक ना एक चैप्टर का ढंग से करके जाना ही होगा. चाहे होल्डिंग कंपनी कर लो, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर का कर लो, किसी एक का कर लेंगे तो आपका 15 नंबर का जो है न्यूमेरिकल होने से 2 थ्योरी आएगी, एक न्यूमेरिकल आएगा. तो 15 नंबर वाले में आप आसानी से अच्छे नंबर सिक्योर कर सकते हैं. मिलते हैं अगली वीडियो में. अगर आपको इसको न्यूमेरिकल चाहिए, थ्योरी सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में बताओ. कमेंट में अगर आपकी डिमांड होगी कि भाई हाँ न्यूमेरिकल इसका चाहिए, वैसे एक बार जो न्यूमेरिकल आता है वो दोबारा रिपीट तो कम ही होता है. थ्योरी के रिपीट होने के चांसेज होते हैं पर न्यूमेरिकल के बहुत कम होते हैं. बेहतर होगा कि आप इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर्स की प्रॉब्लम को मैक्सिमम सॉल्व करना सीखें. होल्डिंग कंपनी थोड़ा लंबा प्रोसेस है, अगर आप इसमें दिमाग लगा सकते हैं तो लगाइए. अगर आपको दिमाग कम खर्च करना है, नहीं खर्च करना चाहते हैं तो भाई होल्डिंग कंपनी को छोड़ करके इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर तो कर ही लीजिए. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ़ौरन कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहिए.